का हो एकदम बढ़िया। मैं कह रही हूँ कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे बताओ तो एक बार। थोड़ा थोड़ा सा इसको वो कर लें, सभी लोग के आने से पहले ठीक कर लें। राधे राधे पांडे विक्रम, मतलब पांडे जी हेलो, शोभा, आफरीन आफरीन, राजीव, प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो शोभा, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हेलो रोशन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशाल। बहुत अच्छे। मैं कह रही हूँ हम लोग कल कहाँ पे थे कल? मैम याद कैसे करें? यार एक बार आप जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो ना, तो एक झटके में नहीं याद होती है, चाहे कुछ भी कर लो। आपको उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। जब आप 2 से 3 बार पढ़ते हो ना, तो याद होना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसीलिए कहते हैं सुबह की क्लास में आया करो। आज सुबह तो लेकिन हालत खराब थी हमारी, जब हम आ रहे थे ना यहाँ पे ऑफ़िस के लिए, इतनी ज़्यादा ओस पड़ रही थी कि पूरा मेरा नाक जाम हो गया था, सर दर्द होना शुरू हो गया था। इसलिए आज सुबह की जो करंट अफ़ेयर की क्लास थी, मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। मतलब नॉन स्टॉप मेरा सर यहाँ और यहाँ पे, मतलब ब्लिंग, ब्लिंग, ब्लिंग नहीं होता, वैसा हो रहा था। यहीं पे थे, 16वें नंबर पे। गुड मॉर्निंग सोनाली, खुशबू, जितेंद्र, सुभी, उल्फत जी, बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो आशुतोष, हेलो राजीव, बिल्कुल जी, राशिद, सबाना, हेलो अविनाश, अनामिका, मेरी मौसी का नाम है अनामिका। एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि थोड़ा-सा 2-4 दिन में ऊपर चले जाने वाली स्थिति थी। तो मेरी मौसी ने, मतलब उनका भी नाम अनामिका, उन्होंने बहुत, बहुत ज़्यादा केयर की थी मेरी। हेलो प्रियांशु, हेलो प्रियंका, बहुत-बहुत स्वागत है। पहले बताओ कि हेलो रामेश्वर जी, बहुत-बहुत स्वागत है। राजा बाबू जी, बिल्कुल जी। नीतीश, हेलो। क्या है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे थे आप? कोई कुछ कह रहा था ना? हेलो एवरीवन। हाँ, पहले बताओ कहाँ पे थे? नमस्कार जी, नमस्कार। यहीं पे थे? क्या हो रहा है? अच्छा, खाने-पीने में? ये अरे नहीं। अ, खाने-पीने से ऐसा कुछ नहीं है, खाने-पीने में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं बहुत मतलब बहुत वो वाली पर्सन हूँ, लेकिन हो जाता है, ठंड ज़्यादा है। फीफा के बारे में बताए थे, ओके। हम फीफा वाले क्वेश्चन में थे, ऐसा? अ, प्रो लीग 15वें क्वेश्चन पे थे। अरे बामन मनई हम नहीं खाइएगा। ही आप फिर लिखना। अच्छा ऐसा? ठीक है, चलो तो रिवीजन कर लेते हैं। 1 नंबर से लेकर के कल तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फटाफट बताते चलना, ठीक? हाँ, तो मतलब कहना है कि हमने कल 15 क्वेश्चन पढ़े थे, 16-17 से पढ़ाना शुरू करना है, ठीक है? हाँ जी। ऐसा ना? ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब लेन का नाम चेंज करके क्या किया गया है? अब एपीजे अब्दुल कलाम लेन। स्क्रीन कट रही है। बुलाते हैं। तो औरंगजेब लेन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम लेन कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है? नई दिल्ली में, सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद हमने देखा था दूसरा क्वेश्चन कि सर ये ना स्क्रीन कट रही, क्वेश्चन आधा आ रहा है। ठीक है, हाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये किस देश में आयोजित की गई थी? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? तो हुई है आपके साउथ कोरिया में, और भारत ने साउथ कोरिया को हरा करके ही खिताब जीता है। ठीक है, आगे देखो। अगला है आपका कि भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? आपके गुजरात, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। और आपके लिथियम के खदान कहाँ पर देखे गए हैं? तो एक है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका राजस्थान। ठीक है, और गुजरात से बहुत सारी चीजें मैंने कल बताई थी, उनको कहीं पे नोट करके रखिएगा, क्योंकि पीपीटी में शायद, पीडीएफ में शायद आपके पास ना पहुंचा हो। ठीक है, तो गुजरात में बहुत कुछ हुआ इस बार। आगे देखो,
तो ये आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि सुपरमार्केट में पॉलीथीन को बैन किया है किसने? तो सुपरमार्केट से पॉलीथीन को बैन किया है आपके न्यूजीलैंड ने, और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है। ठीक है, ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, अजय भटनागर को आपके निम्नलिखित में से विशेष निदेशक किसका बनाया गया है? तो अजय भटनागर विशेष निदेशक बने हैं आपके सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और वर्तमान महानिदेशक जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? तो इनका नाम है प्रवीण सूद। ठीक है, ये बने हैं विशेष निदेशक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि संघाई शिखर सम्मेलन है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है संघाई शिखर सम्मेलन का? तो संघाई शिखर सम्मेलन का ये आपका 23वां संस्करण है जो कि आयोजित हुआ था। ठीक है, हाँ जी, इसमें भारत भी शामिल है, और संघाई का जो हेडक्वार्टर है पड़ता है आपके चाइना में ही। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका कि कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? कल मैंने बताया था ना, पेन किसके पास है? पेन किसके पास है? ओके, हाँ, तो कौन अपना पेन से नाम रोशन करेंगे, है ना? हाँ जी, तो इसका आंसर होगा माइकल के पास जो पेन है उससे लिख करके वो अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, माइकल का पेन उनका नाम रोशन करेगा, तो माइकल रोशन। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, ये तो भूलेगा ही नहीं, तो भूलेगा ही नहीं। आगे चलो, तो ये आपके माइकल रोशन है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित है, मतलब कि इसमें पूरा जो मटेरियल है हमारे भारत का ही लगा हुआ है। ठीक है, स्थान भी, पैसा भी, मटेरियल भी सब हमारे भारत का है। स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और अभी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके कहाँ पे है? तमिलनाडु क्षेत्र में, और उसमें भारत और रशिया का योगदान है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक मजेदार बात बताएं, अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया था, और ईरान ने पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्यवाही की है ईरान के ऊपर। इसके बीच की जड़ पता है क्या है? इसके बीच की जड़ पता है क्या है? भारत। भारत के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले उसके दौरे पे थे ईरान के, और ईरान के दौरे पर जा करके उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर जो छोटे छोटे हमले होते रहते हैं, मतलब कि एक ऐसा हमला हुआ था 3 जनवरी के ऊपर, मतलब 3 जनवरी को ईरान के ऊपर, कि ईरान के ना जो लोग हैं, मुस्लिम कंट्री है तो जाहिर सी बात है वो लोग मजार वगैरह जाते हैं, तो ईरान का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे वो लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति, उनका नाम नहीं याद है मुझे, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के मजार पे गए थे। वहां पे पाकिस्तान के आतंकी संगठन के कुछ लोगों ने पब्लिक के ऊपर हमला कर दिया, 84 लोगों की मौत हो गई। इस कारण को देखते हुए हमारे एस जयशंकर जी गए थे ईरान के दौरे पे। ईरान के दौरे पे जब वो गए तो ईरान के जो विदेश मंत्री उनसे मिलके कहा कि हमको बहुत अफसोस है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे हमले होते हैं, बताओ भला, लेकिन आप इसकी जवाबी कार्यवाही जरूर करिएगा, इसमें हमारा भारत आपके साथ है। और उनके लौटने के तुरंत बाद ईरान ने दाग दिए गोले एकदम पाकिस्तान के ऊपर। तो देख लो तो देख लो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो चलो छोड़ो, चिकल कालो मिट्टी महोत्सव मेरी वजह से मैंने तो पाकिस्तान उठवा लेना था, अगर मैं होती तो मैं वहीं पे खड़े होकर बगल में बोलती कि हाँ ठीक है, यानी यहाँ पे डालो, यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया उड़ा दो, ये वाला पूरा एरिया उड़ा दो। मैं होती तो चिकल कालो मिट्टी महोत्सव कहाँ पे? आपके गोवा में। ठीक है, आपके गोवा में। अच्छा हाँ, चैट प्राइवेट नहीं है, ठीक है, हाँ जी, तो आपके गोवा में। ठीक है, और आपका पर्पल फेस्ट कहाँ पे? आपके गोवा में। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे? तो आपके गोवा में। ठीक है, हाँ जी, मिट्टी में खेलेंगे, अभी बोदा में बोर के चले आएंगे, सही हो जाओगे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका कि हरित हाइड्रोजन पर, अच्छा बोदा जानते हो क्या होता है? बोदा जानते हो? ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये हुआ है आपके कहाँ पे? तो ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। और हरित हाइड्रोजन इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी आपने स्मृति ईरानी जी का सुना होगा कि स्मृति ईरानी जी मक्का मदीना जहाँ पे है वहां के दौरे पे थी, और वो पहली ऐसी किसी देश की महिला बनी है जिन्होंने बिना बुरखे के, बिना
हिजाब के उन क्षेत्रों में एंट्री मारी है। सोचो, उन क्षेत्रों में एंट्री मार रही है, मतलब कि भारत की अगुवाई में अब आपका संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी वो करते हैं, है ना। और उनके पीछे भी जो मेन मोटो है, अगर आप वर्ल्ड अफेयर देखेंगे तो इस टाइम पे हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और फ्यूचर में अगर संयुक्त अरब अमीरात को देखेंगे आप, तो ये सारे के सारे तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मतलब कि हम लोग इनसे तेल खरीदते हैं, है ना। अब तेल की जो कमी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं तेल की कमी होना शुरू हो जाएगी। तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम खरीदेंगे क्यों। तो मार्केट का लेवल हमेशा बनाए रखने के लिए इस चीज की शुरुआत की है, इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात बदलाव कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में आयोजित किया गया सैफ, हम यहाँ पे थे ना, हाँ, तो सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो सैफ ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसका खिताब किसने जीता, हमारे भारत ने। ठीक है, हमारे भारत ने जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। सैफ चैंपियनशिप का खिताब भारत के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने कुवैत को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। कल मैंने यहाँ पे बताया था कि फीफा विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, लियोनेल मेसी का। हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है, तो आपके हार्दिक सिंह चुने गए हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा और है, 3 क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही बनेंगे, है ना। तो 2 तो यहाँ पे सामने हो चुके हैं। एक ये है कि हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में अभी तक एकमात्र बल्लेबाज भारत के हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 150 जो खेल हैं, है ना, 150 आपके T20 इंटरनेशनल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का T20 फॉर्मेट, ये अगर T20 देखेंगे आप तो बहुत सारे मैच T20 बेस्ड होते हैं, आपका IPL भी T20 बेस्ड होता है। यहाँ पे आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि क्रिकेट का T20 इंटरनेशनल खेलने हाँ, T20 इंटरनेशनल के 150 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, रोहित शर्मा। वहां पे T20 इंटरनेशनल जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल शब्द क्वेश्चन को अलग करेगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, रोहित शर्मा। तो T20 इंटरनेशनल 150 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं, तो हमारे भारत के। T20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हमारे रोहित शर्मा हैं। इसके अलावा हाँ, रोहित शर्मा के साथ ये 2 खिताब जुड़े हैं। रोहित शर्मा से ये भी ध्यान रखना कि T20 इंटरनेशनल पे कई बार ऐसा मोमेंट हुआ है कि जब वो बिना रन बनाए एक ही बॉल में आउट होके भी आए हैं, है ना। उन्हें भारत का हिटमैन कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, T20 इंटरनेशनल, बहुत बढ़िया, इसको हम T20I भी कहेंगे, T20I, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, जो अभी अर्जुन अवार्ड मिला है, ओके, सोनाली काम करना, वैसे करा देना चाहिए, सही बात है, मैं करवा दूंगी। ठीक है, हाँ, नहीं तो मैंने ना क्लास लिया है आपके बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे, वो क्लास डली हुई है। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड है, मैंने उनको पर्सनली वो PDF और आपका जो सेशन है वो शेयर किया था, है ना। हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे देख लेना, तो यहाँ पे हम करवाएंगे। यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार करवाना है आपका, ये स्पोर्ट्स वाला सेक्शन कराना है, याद है मुझे। तो सैफ चैंपियनशिप हमारे भारत ने जीती, छोड़ो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। हाँ जी, तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, मुझे इन पे एक शॉर्ट बना देना चाहिए, हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना। हाँ जी, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आपके लिलियान जुआंग छांगटे को। ठीक है, लिलियान जुआंग छांगटे को। तो ये कहाँ के हैं, ये आपके मणिपुर से संबंधित हैं। ठीक है, और किसका मिला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AIFF कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, AIFF कहते हैं। AIFF को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, हाँ जी, गुड। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार किस देश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, टेलीग्राम। ठीक है, हाँ जी, तो भारत के बाहर पहला IIT परिसर जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इसका ना एक छोटा सा रास्ता ये बता सकती हूँ मैं, नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। अगर आप बिहार अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे
तो उसमें मैं भी ऐड हूँ, आप जा करके वहाँ से मुझे डायरेक्ट वो कर सकते हो, है ना? हाँ, मैं आपको ग्रुप बता दूँगी, ठीक है? हाँ जी। तो आईआईटी भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर जंजीबार में ओपन हुआ। जंजीबार कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपके तंजानिया में, ठीक है? तंजानिया में। तंजानिया के अलावा हमारा जो आईआईटी मद्रास है, यहाँ पे आईआईटी मद्रास जाके स्थापित होगा। आईआईटी मद्रास हमारे तंजानिया के अलावा कहाँ पे जा रहा है? तो ये जा रहा है श्रीलंका। तो भारत के बाहर 2 ऐसे देश होंगे जहां पर हमारी आईआईटी मद्रास जाके स्थापित होगी। पहला तंजानिया, दूसरा आपका श्रीलंका। दोनों ही ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत और जापान के मध्य जीमैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो जीमैक्स अभ्यास, जीमैक्स यहाँ पे ये जीमैक्स है ना, ये आपका जीमैक्स। इतने छोटे छोटे से माइक हैं, आपस में फंसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे से आपका जापान और आई से हमारा इंडिया। तो जीमैक्स भारत और जापान के बीच में, ठीक है? भारत और जापान के बीच में, इसको ध्यान रखना। कहाँ पे हुआ है? तो इस बार का संस्करण हुआ है हमारे विशाखापत्तनम में, ठीक है? विशाखापत्तनम में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 में जीमैक्स शुरू हुआ था भारत और जापान के बीच में, और इस बार 2023 में इसका ये 7वां एडिशन था, ठीक है? हाँ जी, 7वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था। ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपके FIH, जिसे हम आपके हाँ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अच्छा, जब आप रीजनिंग वगैरह लगाते हो तो इस टाइप के शब्द आपको बड़े देखने मिलते होंगे ना। इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा कि F और I के बीच में कितने अंक का डिफरेंस है, I और H के बीच में कितने का डिफरेंस है, फिर जो उसके आगे वाला रहता है उसमें क्या सिमिलर चीजें हैं, फिर उसका आंसर दो, है ना? ठीक है, तो FIH प्रो लीग का 2023 का खिताब किसने जीता है? तो FIH प्रो लीग जीता है आपके नीदरलैंड ने, ठीक है? हाँ जी, नीदरलैंड ने इसे जीता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। बहुत अच्छे। आगे देखो, तो नीदरलैंड की पुरुषों ने खिताब जीता है, इसको ध्यान रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसके द्वारा पेश किया गया? नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यहाँ पे होता क्या है कि अभी तक ना हमारे सबमरीन वगैरह जो नई पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियां समुद्र के नीचे वो रहती हैं सतह पे, और समुद्र के अंदर ही अंदर वो पूरा खोजबीन करते रहती हैं, है ना? तो वो पनडुब्बियों में अभी तक नेविगेशन सैटेलाइट का यूज होता था, ठीक है? लेकिन अब हम आपके जहाजों में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कि मान लो युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो इस टाइम पे जो नेविगेशन सिस्टम होता है ये हमें बताता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो उस अटैक का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पे वो स्थित है, आपका टारगेट कहाँ पे है, इस धरती के नीचे यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, सब कुछ बताता है, सब कुछ। तो ये है आपका नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है? हाँ जी, इसके लिए ना जो हमारा भारत है इसके द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है? जो पृथ्वी के ऊपर एक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित होते हैं और वहां से हमें पूरा डाटा बताते रहते हैं। इस चीज का प्रयोग पहले हम केवल पनडुब्बियों में करते थे, फिर नावों में करना शुरू किए, अब हम हेलीकॉप्टर में भी इसकी शुरुआत करना चालू कर दिए हैं। तो ये बेहतरीन चीजें होती हैं, और ये सिस्टम निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है आपके किसके द्वारा? एलेना जियो सिस्टम्स के द्वारा, ठीक है? हाँ जी, अच्छा इसके बाद नहीं हुआ था, ओके। तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर है, हाँ इसको ध्यान देना। आगे चलो, तो आपका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यहाँ से हमें पल पल की खबर मिलते रहती है जिस लोकेशन में आप स्थित होते हैं, ठीक है? स्थित होते हैं। अब इसका प्रयोग हमारी आर्मी सबसे ज्यादा करती है, और आर्मियों के लिए अब छोटे छोटे ना ऐप लॉन्च हो रहे हैं, वो व्हाट्सएप की तरह काम करना शुरू करते हैं। जैसे कहीं पे भी नेटवर्किंग की अच्छी सुविधा नहीं है और हमारे सैनिक फंस जाते हैं, तो वहां पे उस ऐप का उपयोग करके वो कोई भी इमरजेंसी मैसेज दे सकते हैं, और उपग्रह के पास जैसे ही कनेक्टिविटी आएगी, अगर हल्का सा भी कनेक्शन हुआ तो मैसेज आपके आर्मी चीफ तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है? हाँ जी, उनकी सहायता के लिए टुकड़ी भेजी जा सकती है। तो इस चीज का भी अब विकास हो रहा है, ठीक है? इनको ध्यान रखना। आगे चलो, हाँ अगला क्वेश्चन आपका कि हाँ निम्नलिखित में से हाल ही में
कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कनाडा ओपन, है ना। ऐसे ही एक होता है मलेशिया ओपन। तो मलेशिया ओपन ध्यान रखिएगा, मलेशिया ओपन, है ना। मलेशिया ओपन ये किससे संबंधित है? आपके बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से। और आपका कनाडा ओपन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। मलेशिया ओपन इसलिए भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार बांटे गए हैं, है ना। खेल रत्न पुरस्कार बांटे गए हैं और खेल रत्न पुरस्कार मिला किसको है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमारे भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। जैसे नहीं सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, तो वो नागरिकों को दिया जाता है भारत के, ये खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। हाँ जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 से लेकर के 1992 के बीच में स्थापित हुआ था और पिछले 4 साल के खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है हमारे खिलाड़ियों को। दिया किसको गया है? क्योंकि बैडमिंटन के बेहतरीन प्लेयर हैं आपके दो लोग हैं जिनका नाम है सात्विक साईराज रिंक रेड्डी, है ना, और एक है चिराग शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी। तो इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पूछेगा मतलब कंफर्म पूछेगा। ओपन क्या होता है? देखो जैसे कुछ नहीं होता है ओपन, नाम दे दिया गया है कि ये टेनिस ओपन की प्रतियोगिता है, ये बैडमिंटन ओपन की प्रतियोगिता है, ठीक है। हाँ जी, तो कुछ नहीं होता, वैसे ही नॉर्मल खेल होता है, नॉर्मल खेल होता है, लोग आपस में खेलते रहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, बस नाम दे दिया है बैडमिंटन ओपन और टेनिस ओपन, ठीक है। हाँ जी, हाँ स्टैटिक भी होगा, ये 6 महीने वाला करंट अफेयर खत्म हो फिर हम स्टैटिक पढ़ेंगे। नाम रिपीट कर दें, लिख देते हैं, रुक जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म है पूछेगा। एक तो मेरी राइटिंग भी इतनी खतरनाक है ना। ठीक है, बुक कब आएगा? जल्दी आ जाएगा, 1 हफ्ते उसका मेन टाइम पीरियड होता है, 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। अगर आप चाहो तो बना लो नोट, है ना, बना लो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो मलेशिया ओपन भी बैडमिंटन से संबंधित है और आपका कनाडा ओपन भी आपके बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। कनाडा ओपन किसने जीता है? तो हमारे बैडमिंटन के बेहतरीन प्लेयर हैं आपके लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और लक्ष्य सेन उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें आपका वो दिया गया है, क्या कहते हैं, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। हाँ जी, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला इस बार अर्जुन पुरस्कार? 26 लोगों को। ऐसे दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना। इस बार कितने लोगों को मिला है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक होती है रेगुलर की, रेगुलर जिसे हम नियमित कहते हैं, और एक होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें 5 लोग शामिल हैं और इसमें 3 लोग शामिल हैं, ठीक है। हाँ, हाँ प्रियांशु हम बाद में करेंगे, अभी पढ़ लो, इतना कैसे याद रहता है? दिन भर यही तो पढ़ाते हैं, दिन भर यही पढ़ाते हैं दिन भर, और जब सुबह करंट पे पढ़ाना होता है ना तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो आधा तो ऐसे ही याद हो जाता है। कल, हाँ कल 4 बजे वाली क्लास मैंने बताई थी इंडोनेशिया ओपन के बारे में। ठीक है, हाँ बताओ डाउट क्या है, बताओ डाउट क्या है, बताओ। हाँ मैम, द्रोणाचार्य वाली रिपीट, ओके। देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में देते हैं, पहला है आपका रेगुलर जिसे हम नियमित श्रेणी कहते हैं, दूसरा होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, ऐसा।
तो रेगुलर नियमित श्रेणी में 5 लोग को मिला, लाइफ टाइम में 3 लोग को मिला है। हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, बुक मंथ वाइज नहीं है, वो पूरा टॉपिक वाइज है, उसके बाद उसके लिए प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन है। अभी बात नहीं करेंगे, पहले वो कर लो। ठीक, पढ़ो। हाँ, एक अलग से क्लास लेंगे उसकी, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, तो ये हो गया, आपके लक्ष्य सेन ने जीता है। इनका नाम ध्यान रखना, कौन सा ओपन था, तो आपका कनाडा ओपन था। आगे देखो, अगला आपका भारतीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? है ना, है। तो भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण को हम NGT कहते हैं, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हम इसे NGT कहते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अध्यक्ष कौन बने हैं इसके? मैं देख रही हूँ MD, है ना। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। इसका आंसर आपका प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। NGT आपका ये पॉलिटी का सेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना देख लो कि NGT में जितने भी आपके अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। हाँ जी, पूर्व न्यायाधीश मतलब कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड जज होते हैं, तभी वो यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं। क्योंकि टाइम टाइम पे, जैसे मान लो कि कोई फॉरेस्ट का एरिया है ना, मान लो पेंच नेशनल पार्क है, तो पेंच नेशनल पार्क में अगर कोई इंसान घुसा, नेशनल पार्क के अंदर आ गया और नेशनल पार्क के अंदर से आकर के कोई एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट पेड़ था उसे काट के ले गया, तो यहाँ से तो परमिशन नहीं थी ना उस व्यक्ति को यहाँ के पेड़ काटने की, लेकिन अगर वो करके गया है तो ये कानूनों का उल्लंघन है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई आम पुलिस नहीं करेगी, कार्रवाई करेगी NGT, क्योंकि ये पूरा आपके फॉरेस्ट्री का एरिया संभालती है। और उस टाइम पे प्रकाश श्रीवास्तव को इसके लिए या फिर इनको सजा के लिए या फिर इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे उसके लिए सजा सुनानी पड़ेगी या फिर कार्रवाई करनी होगी। तो जब एक जज यहाँ पे बैठेगा तभी एक अच्छी कार्यवाही हो सकती है ना। तो इसलिए पूर्व रिटायर्ड जज यहाँ पे बैठे होते हैं। तो प्रकाश श्रीवास्तव पूर्व रिटायर्ड जज रह चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ वो मिट जाता है, टेक्निकल इश्यू है। ओके, है ना। आगे देखो, तो ये आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं और ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। जैसा कहा था वैसे ही हुआ है, ठीक है। हाँ जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ये। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? एक बार फिर से, कुछ नहीं है उसमें, NGT में कुछ नहीं है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसका फुल फॉर्म है। प्रकाश श्रीवास्तव उसके अध्यक्ष बने हैं, जो कि पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है। बस इतना ही है उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक। हाँ, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो वैदिक थीम पार्क ये स्थापित कहाँ पे हुआ है? स्थापित हुआ है आपके नोएडा क्षेत्र में, ठीक है, नोएडा क्षेत्र में। अभी वैदिक थीम पार्क क्या होगा? जैसे आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी है ना, वैदिक एज पढ़ा होगा, तो वैदिक एज में हम नदियों की पूजा करते थे, हम गाय की पूजा करते थे। उस टाइम का माहौल कैसा था, है ना, कैसे लोग रहते थे, जैसे हम इंद्र की पूजा करते थे। तो उस टाइम पे जो भी माहौल रहता था उसी आधार पर यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। और ये टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए है कि आप आइए नोएडा भी घूम के जाइए। उत्तर प्रदेश अपने आप को जितना हो सकता है भविष्य में देखना, सिर्फ 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद उत्तर प्रदेश की रूपरेखा आपको कुछ अलग लगेगी। अभी हम लोग साउथ इंडिया के सेक्शन को देखते हैं ना, बेंगलुरु, आपके चेन्नई, ये बहुत डेवलप हो चुके हैं शहर। अब आप देखना कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप होगा तो राजधानी से भी ज्यादा विकसित होगा आपको उत्तर प्रदेश, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देख लेना।
तो ये नोएडा सेक्टर में ये पूरा वैदिक थीम पार्क है। ये अभी सिर्फ आपको एनिमेटेड इमेज दिख रही है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, बनना शुरू हो चुका है, ऐसे इस प्रकार का। ठीक, हाँ जी। तो ये वैदिक थीम पार्क है। आगे देखो, तो यहाँ पर वेद वन पार्क, हाँ जी, इसका नाम क्या दिया जाएगा? तो इस पार्क का नाम दिया जाएगा वंदे वन पार्क। ठीक है, सॉरी, वेद वन पार्क, वंदे कह रही हूँ, वेद वन पार्क इसका नाम दिया जाएगा। ऐसे अभी हमारे भारत में आपके हरियाणा से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है। हमारे भारत में हाइड्रोजन ट्रेन इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है वंदे मेट्रो। ठीक है, वंदे मेट्रो, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार चली है, तो वंदे मेट्रो हरियाणा हाइड्रोजन ट्रेनों का नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना। और इस पार्क का नाम क्या है? वेद वन पार्क, नोएडा सेक्टर क्षेत्र में स्थापित होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में, और हाँ, उत्तर प्रदेश में और क्या क्या स्थापित हुआ है? उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है आपका IT हब। IT हब आपके नोएडा सेक्टर क्षेत्र में स्थापित होगा। AI हब की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे पार्क की बात करें, तो लखनऊ में स्थापित होगा, है ना, उत्तर प्रदेश के। तो IT और AI हब दोनों ही कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये ध्यान रखना। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं 2023 में, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वो भी ध्यान रखना। आवाज बहुत कम है, अरे हम धीरे बोलते ही हैं, साउंड कट रही है। अभी भी दिक्कत है साउंड में, फंस रही है। उसको ठंड लग गई इसीलिए। एक बार रिज्वाइन करो जिनको भी साउंड में दिक्कत है। नोट्स कैसे बनाएं? बस लिख लो कहीं पे ऐसा ऐसा करके, वन लाइनर फैक्ट के फॉर्म में, है ना। हाँ, ठीक है, हाँ जी। मैंने कहा AI हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, हाँ जी, लखनऊ में। इसके अलावा IT हब, ठीक है, IT हब, तो IT हब ये कहाँ पे बनेगा? तो ये भी बनेगा आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो नोएडा सेक्टर क्षेत्र में। ठीक है, मैंने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। इसके बाद ये आपका वैदिक पार्क कहाँ पे बना है? तो ये भी बना है आपके नोएडा में। ठीक है, नोएडा में, इसको ध्यान रखिएगा। बस यही आपको लखनऊ से याद करना है, उत्तर प्रदेश से। ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैरियट अवार्ड 2023 से कैसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैरियट सम्मान किसे मिला है? तो ये सम्मान दिया गया है आपके जस्टिन हेनिन को। ठीक है, जस्टिस हेनिन को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का सर्वोच्च सम्मान है ये। इसको भी ले लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, सब अच्छी अच्छी बातें ना एक लाइन के फॉर्म में हम शॉर्ट में बता देंगे तो याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, जस्टिस हेनिन को मिला है। जस्टिस हेनिन ये 7 ग्रैंड स्लैम जीती हुई हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं महिला एकल के तौर पे आपके टेनिस के क्षेत्र में। ठीक है, हाँ जी। तो टेनिस के खेल में 4 प्रकार की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। ठीक है, हाँ जी। कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो पहला होता है आपका ओपन की प्रतियोगिता, मतलब की तो ये होती है आपके, पहली होती है यूएस ओपन, लेकिन टेनिस के खेल में होती है, दूसरे में नहीं होती है। दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, है ना, फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है आपका निक्की, ठीक है, हाँ जी, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और चौथा होता है आपका विंबलडन ओपन। इसको ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रकार की ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता या फिर ओपन प्रतियोगिता है। इसमें इस बार 2023 में, हर साल होते हैं, 2023 की अगर बात करें तो चाहे आप बात कर लें, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
आपके एक क्वेश्चन होता है कि मान लो यूएस ओपन 2023 की प्रतियोगिता हुई थी, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही दोनों प्रकार के क्वेश्चन हर एक ओपन की प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पुरुष एकल को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे यूएस ओपन ले लो, फ्रेंच ओपन ले लो, ऑस्ट्रेलियन ओपन ले लो। इन तीनों ओपन की प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब एक व्यक्ति ने जीता है, उसका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। इसी एक व्यक्ति ने तीनों ओपन प्रतियोगिता में आपके जीता है पुरुष एकल का खिताब। सिंपल सी बात, याद हो गया। विंबलडन ओपन की बात करें तो इसके पुरुष एकल का खिताब जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने। सिर्फ विंबलडन ओपन का ही एक ही अलग विजेता है, कार्लोस अल्कराज। बाकी नोवाक जोकोविच ने सब पे जीत हासिल की। महिला एकल की बात करें तो उनका मुझे भी याद नहीं है लेकिन इसकी अगर बात करें विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा सबालेंका ने। ठीक है, सबालेंका ने, ये ध्यान रखिएगा। अरे हमारे पास आईफोन नहीं है ना, हमको लेना है आईफोन। आईफोन रखने में मजा नहीं आता है। ये मेरे पास OnePlus का फोन है ना। हाँ, ओपन क्या है, अरे भाई ओपन खेल का नाम दे दिया है। ठीक है, अब तुम पूछोगे क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट एक प्रकार का खेल है जिसमें बैट बल्ला खेलते हैं, है ना। ओपन एक प्रतियोगिता है जो कि टेनिस में होती है ना, टेनिस और बैडमिंटन की प्रतियोगिता, ऐसा। एक बार ना जब हम छोटे थे, मुझे सब खेलना पसंद है, सब खेलना पसंद है, बस क्रिकेट छोड़ के। और क्रिकेट का पता है, हाँ, क्रिकेट एक इमोशन है, खेल नहीं है। तो जब छोटे थे तो एक बार खेल रहे थे, तो क्या हुआ कि हम बोले, भैया लोग खिसिया जाते थे हम जब खेलते थे तो हम बैट पकड़े, हम बोले बॉलिंग करो, अभी एकदम छक्का मार के दिखाएंगे। तो जब वो गेंद फेंका ना तो आके सीधा मुंह में लगा था। उसके बाद इतना खौफ बैठा ना मन में कि दोबारा बैट पर क्रिकेट खेलने का भूत तो सवार हुआ ही नहीं। हम खौफ खाए बैठे आज तक कि दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सीधे मुंह में आके लगा था इसे, एकदम पॉक से। हमारी आंखें एकदम फूट सी गई थी उस टाइम। तो तभी से आंखें कमजोर है मेरी, तभी से। हाँ, अरे मैं बहुत अच्छी हूँ स्पोर्ट्स में, मेरा खतरनाक राष्ट्रीय स्तर पर हम खेल खेले हैं। हाँ, बहुत खौफ है हमको क्रिकेट से। अभी भी कई बार टीवी में चलता है ना, तो जब वैसे नहीं छक्का मार देते हैं, तो छक्का जब वो मारता है क्रिकेटर, तो मैं ऐसे देखती हूँ, ऐसे मुंह खोल के ऐसे देखेंगे, ये बस मुंह में आके पड़ेगा वो। इसलिए मैं नहीं देखती। खतरनाक मूवमेंट होता है वो। आगे चलो, मैं हाँ, तब से छोड़ दिया, खाली देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा, बात खत्म। का पढ़ाना पड़ता है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? हाँ, रश्मि कौन थी, बताते रश्मि कौन थी। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, ऐसे नहीं बताते, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, हाँ जी, जो शास्त्र हमने बचपन में लिखे थे उसमें उसका वर्णन है। तो रश्मि कौन थी, बिगेस्ट क्वेश्चन एवर, ऐसे नहीं बताते। ठीक है, हाँ, देखो तो भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, हाँ, टेलीमानस चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करता है बेचारा कौन सा, आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। टेलीमानस चैट बॉक्स में अगर इनको क्या है कि अगर इनको पता चला कि कहीं दिक्कत है तो सीधे बता देंगे सरकार को कि देखो यहाँ पे दिक्कत है, आके ठीक कर लो। तो इसको देख लेना, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पे ठीक है हमने 370 हटा दिया, बहुत सारी सेना रहती है हमारी, लेकिन आज भी वहाँ पे आतंकी हमले नहीं रुके हैं। हर घर में तीसरा इंसान कहीं ना कहीं आतंकी होके बैठा रहता है, उनको बहुत अपने जान का बहुत खतरा होता है। ठीक है, तो उनको उस चीज से ओवरकम कराने के लिए और
टेररिस्टों को पकड़वाने के लिए ये चैट बॉक्स जो लॉन्च किया गया है, यहाँ पे उनके मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है और उनसे बोला जाता है कि अगर आपको थोड़ी-सी भी इधर-उधर की चीज़ें लगती हैं, तुरंत इसमें जाके मैसेज कर दो कि ऐसा-ऐसा है, ये लोकेशन है, हम पहुँच जाएँगे, ठीक है? ऐसा। तो ये आपका टेलीमानस चैट बॉक्स है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है? हाँ जी। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? नहीं, मेरी नहीं बात होती। मेरी किसी से बात नहीं होती है, किसी से भी नहीं। है ना? हाँ। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसके महानिदेशक कौन है? नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे के लिखा है ना, वहीं तक ही लिखा है, उसके आगे नहीं लिखा है। ठीक है? हाँ। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसके महानिदेशक के तौर पे किसकी नियुक्ति हुई है? तो महानिदेशक बने हैं आपके क्यू डोंग्यू, है ना? क्यू डेंग्यू डोंग्यू। तो बात है आपके राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की। देखो, खाने पीने के मामले में अगर मान लो कि आपके पास ज़्यादा अच्छा खाना है, आप स्कूल जाते हैं, आपको अच्छा टिफ़िन बना के मम्मी ने दे दिया है, तो जब आपकी दोस्त माँगती है, "दे दे, मेरे को भी दे दे", तो आप बोलते, "क्यों दूँ?" तो आप इसमें भी ध्यान रखना कि खाने-पीने के मामले में पूछ लेना चाहिए, "क्यों दूँ?" तो राष्ट्रीय मतलब कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसके जो महानिदेशक है कौन है? क्यू डोंग्यू, क्यू डोंग्यू, क्यों दूँ, क्यों दूँ, ठीक है? हाँ जी। तो ये ऐसे करके याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है? हाँ। तो क्यों दे क्यों डोंग्यू आगे चलो, आगे देखो। तो क्यू डोंग्यू है 43वें सत्र आपके एएफओ के हेडक्वार्टर रोम में। और हाँ, ध्यान रखना, खाने-पीने का जितना भी हेडक्वार्टर है, सीधे पूछना, 2 ही हेडक्वार्टर हैं आपके खाने-पीने के, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में, ठीक है? हाँ जी। तो जब आप खाना खाते हो तो आपके रोम अच्छे हो जाते हैं, खिलखिला के हँसते हैं, आपकी बॉडी में अलग एनर्जी आती है। तो खाने-पीने का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके रोम में, ठीक है? रोम में, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। कोई भी खाने-पीने का पड़े, हेडक्वार्टर पूछे, सीधे रोम पहुँचा देना, क्योंकि खाना खाने से हमारे रोम अच्छे हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा, ठीक? हाँ। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डेंग्यू, क्यों दे दे तुमको खाना, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? आपके रोम में, ठीक है? रोम में। अजय बांगा कौन है? अजय बांगा आपके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है? हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन पाउडर रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो दुनिया का पहला मीथेन पाउडर रॉकेट, यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उन्हें रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट जब हम धरती से अंतरिक्ष की तरफ भेज रहे होते हैं, तो उन्हें ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी के तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, ठीक है? हाँ जी। तो चाइना ने उसी लिक्विड के स्थान को रिप्लेस करते हुए मीथेन पाउडर का उपयोग किया है। मीथेन पाउडर में क्या होगा कि जब इसमें आग लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा ये, तो रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुँचने में हेल्प मिलेगी। तो इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे देखा है, अभी पूरे तरीके से सफल नहीं हुआ है कि हाँ, ये पाउडर अंतरिक्ष तक किसी भी उपग्रह को छोड़ने के लिए तैयार है या फिर इतना उपयोगी हो सकता है, ठीक है? तो इसने एक मिशन लॉन्च किया, रॉकेट का मिशन लॉन्च किया, जिसमें मीथेन पाउडर का इस्तेमाल करके दिखाया है, ठीक है? हाँ जी। इसने इसका उपयोग नहीं किया है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है कि हाँ, ये जा सकता है या नहीं। दे देंगे, है ना? दे देंगे। तो ये कौन है? ये है आपके चाइना बाबा। चाइना बाबा 2-3 काम बड़े खतरनाक कर रहे हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अभी हाल ही में स्थापित करने वाले हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में, ठीक है? हाँ जी, जो कि होस्ट पार्टिकल की खोज करेगा। उसके बाद एक ये कर रहे हैं कि दुनिया के मतलब कि पृथ्वी के सबसे अंदर गहराई में एक प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है। उस प्रयोगशाला में ऐसे पार्टिकल के ऊपर खोज की जाएगी जो कि ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में बताएंगे, ठीक है? हाँ जी। और अब चाइना बाबा ये मीथेन पाउडर वाला काम करके दिखाई दिए हैं, तो अब राम जाने क्या-क्या करके दिखाएंगे, ठीक है? हाँ जी, ये देख लेना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका कि
हाँ जी, तो ये जूक 2 नाम का ये जो उपग्रह जो ये रॉकेट है, इसको लॉन्च किया है मीथेन पाउडर का इस्तेमाल करते हुए। किसने? रॉकेट चाइना बाबा ने, ठीक है? हाँ जी। तो रॉकेट का नाम हो सके तो ध्यान रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीथेन पाउडर कैसे याद करें? कई बार ना क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन के गैस हमें कहाँ-कहाँ से मिलते हैं? तो मीथेन गैस हमें मिलता है, जैसे धान के जो खेत होते हैं वहाँ से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उससे मीथेन गैस रिलीज़ होती है। जो जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब जैसे हम लोग के पास एक पेट है, जानवरों के पास उनका पेट 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो पहले वो खाना जो होता है उसे वो अंदर ऐसे ही वो करते हैं, निगल लेते हैं। फिर जब वो खाली बैठे रहते हैं, उनके पास खाना नहीं होता है, तो उस खाने को पेट से बाहर लाते हैं और मुँह के थ्रू चबाते हैं उसको, ठीक है? और फिर वो तीसरे में जाता है और जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो खाना चौथे पे जाता है, ठीक है? हाँ जी। तो वो होती है जुगाली, जब जानवर अपने खाने को पेट से बाहर निकाल के खाना शुरू करता है, चबाना शुरू करता है। तो उस टाइम पे भी मीथेन गैस उनके मुँह से रिलीज़ होती है, ठीक है? तो ये 3-4 सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मीथेन गैस कहाँ-कहाँ से रिलीज़ होती है। अरे आकांक्षा छोड़ दो उसको, रश्मि को जाने दो, है ना? उसको जी लेने दो, उसके अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसको मत याद कर। है ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ये मीथेन का इस्तेमाल ये हाँ, चाइना बाबा, ठीक है? हाँ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका 25वां कि 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, इसका खिताब किसने जीता है? है ना? हाँ, तो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव ओलंपियाड, है ना? हाँ, 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है आपके भारत ने, ठीक है? हाँ जी। जीव विज्ञान ओलंपियाड में कुछ नहीं था, हमारे भारत के छात्रों की एक टीम थी, जो कि दूसरे देशों की टीम के साथ बैठी थी, इनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो इन्होंने अच्छा आंसर दिया है, ठीक है? और कुछ नहीं है। तो जीव ओलंपियाड किसने जीता? हमारे भारत की टीम ने जीता, ठीक? हाँ जी। इसके बाद अभी हाल ही में भारत की सबसे पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर, ठीक है? क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर कौन बनी है? तो इसका नाम है लीसा, ठीक है? लीसा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक ऐसी इमेजिनेशन तैयार की गई है, जो कि स्क्रीन पे बैठ के आपको जैसे नहीं मैं आपको स्क्रीन में दिखती हूँ, तो मान लो मेरी ही हम शक्ल की कोई दूसरी लेडी यहाँ पे आके खड़ी हो जाए और वो डिजिटल फॉर्म में हो, है ना? जीवित ना हो, डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे कि ये है, ठीक है? जैसे कि ये है। ये जीवित नहीं है, लेकिन एआई ने इसका पूरा फीचर तैयार किया है और ऐसे ही आपको सारे दिन भर की खबर बताते रहेगी, ठीक है? हाँ जी। तो इसका नाम है लीजा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक टीवी न्यूज़ एंकर है, जिसका नाम है लीजा, ठीक है? हाँ जी। तो लीजा ओडिशा टीवी एक ओडिशा आधारित समाचार स्टेशन है, इसके लिए काम करना शुरू करेगी। यही कारण इसे बोला गया है क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर। एक एरिया विशेष का ये जो समाचार है कवर करेगी। पहले ओडिशा के बारे में बताएगी, उसके बाद देश दुनिया के बारे में बताएगी, ठीक है? ऐसा रोबोट भी नहीं है, है ना? हाँ, ओके, मतलब क्या हुआ? जैसे अभी आपने एक फेक अभी समय आप लोग हाँ, इमेजिनेशन है वो। अभी ना आप लोग एआई का इस्तेमाल करते हो कि ऐड देख रहे होगे कि 2 लोग, एक लड़का, एक लड़की, मतलब पति और पत्नी के जो भविष्य के बच्चे हैं, इन दोनों का फेस का यूज़ करके एआई उनके बच्चे का इमेज कैसा होगा, वो बताना शुरू की है। और अब वो बच्चा उनसे बात भी कर रहा है कि हेलो मॉम एंड डैड, मेरा नाम फलाना है और मैं आपकी भविष्य में होने वाली बेटी हूँ, ये तक बताती है। तो वो वही है, एआई यही है कि आपके फेस का इस्तेमाल करके वो एक ऐसे न्यूज़ एंकर को वहाँ पे बना रही है, इमेज बना रही है उसकी, जो कि बोल करके बताएगी कि ये चीज़ें हैं, आज-आज ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं। ठीक है? हाँ, तो मैं थक गई हूँ, चलो बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बाकी का कल देख लेंगे। हाफ़ी आ रही है मेरे को। हाँ, हाँ, उज्ज्वल आप अपना माइक ओपन कर सकते हो, बताओ।
हेलो उज्जवल। हेलो। हाँ बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं? हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते उज्जवल, बताओ। मतलब इसमें ना एक प्रॉब्लम था हमको। हाँ हाँ। इसमें जैसे ईस्वी वाला जैसे कुछ आता है ना। कौन सा वाला? जैसे कोई मतलब साल वाला ईस्वी वाला जैसे होता है। हाँ हाँ। उसमें थोड़ा मतलब एडिट करने में प्रॉब्लम आता है। याद जल्दी नहीं होता है। अच्छा, कि ये कब स्थापित हुआ, ये दिवस कब मनाते हैं, ऐसा? हाँ हाँ, डेट 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 प्रॉब्लम हो जाता है। यार वो ना, जैसे हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारे डेट होते हैं ना, नहीं याद हाँ, होते हैं। हिस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसका सिर्फ एक ही है कि आप उसे रिवीजन करो बार बार, या फिर उसका जो डेट है ना, आप किसी के साथ रिलेट कर दो। सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का कि आप उसके पीछे की कोई स्टोरी बना लो, है ना, स्टोरी बना लो। जैसे आपको याद करना है 1969, इस दिन इसरो की स्थापना हुई थी। तो आप अपने दोस्त से जोड़ सकते हो कि आपके दोस्त का नाम अभिषेक है। उसने एक बहुत बड़ा मिसाइल बनाया था 1969 के दशक में। फिर उसने उस मिसाइल को छोड़ा, तो वो कहाँ जाके गिरा? इसरो के हेडक्वार्टर में। वो है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। तो आप ऐसे ना एक कहानी क्रिएट कर लो, तो उसके थ्रू आपको चीजें याद रहेंगी। अच्छा। हाँ, डेट याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है। थैंक्स मैम। बाकी फिर रिवीजन, ब्रह्मास्त्र आपका, रिवीजन करते रहिए, हाँ याद हो जाएगा। हाँ, वो तो याद हो जाता है। आप वैसे भी आप रिवीजन करवाते हो तो उसमें भी याद हो जाता है। जैसे आप अभी बिल्कुल। 15 और का कई करवाए। बार ना हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा सब भूल गया है ना? लेकिन जब आप वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठते हो, तो आप आंसर कर रहे होते हो। वो आपका नहीं दिमाग कहता है आपको मेरे नहीं से याद है। नहीं, मेरे साथ ये हो जाता है कि जैसे आप 15 क्वेश्चन पढ़ाए तो अभी एक भी याद नहीं, लेकिन सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर मैं मतलब 15 का हाँ, 15 लगा दूंगा। हाँ, यही होता है, इसीलिए रिवीजन करते रहना चाहिए। आपको याद उस टाइम पे नहीं रहेगा, लेकिन बाद में आप उसका आंसर देते हो, है ना? हाँ मतलब अभी अगर पूछा जाए तो हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन सामने लिखा होगा तो हम उसका सबका जवाब दे देंगे। हाँ, ये होता है, यही होता है पढ़ने का असर। हाँ। ओके, चलिए बाय। बाय। हाँ जी, प्रियंका बताइए। प्रियंका। सबाना। बबली। प्रियंका, सबाना, बबली, आप में से कोई भी अगर हैं तो आंसर आप वो कर सकते हो। हाँ, प्रियांशु। प्रियांशु देखो। हाँ प्रियांशु बताओ। हेलो। 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 हाँ प्रियांशु बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे प्रॉब्लम थी ना कि एग्जाम में निगेटिव मार्क कैसे कटेगा। जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो नेगेटिव मार्किंग यही कि 1/3 या 1/4 होती है। मतलब कि आपका मान लो कि 1/3 अगर है, वैसे 1/4 होती ही नहीं है। अगर आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में अगर आपने 3 का आंसर सही दिया, 1 का गलत किया है, तो आपको उसके 1/3 मार्क्स ही मिलते हैं, ऐसा हो जाता है। आपका 1 नंबर गलत हो जाता है। अच्छा मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अच्छा। हाँ। मतलब कि एक तरीके से देखो तो नेगेटिव मार्किंग में आपके सही आंसर भी गलत माने जाते हैं, ऐसा होता है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो। हाँ, हुँ। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। अच्छा नेगेटिव मार्किंग का इतना मत सोचो, बस पढ़ने पे वो कर लो। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से अच्छी भी होती है। ये ना आपको
जैसे नहीं भौसा खाता होता है, तुक्का मार देंगे, तुक्का मारने से रोकती है। एग्जैक्ट कैलकुलेटिव डाटा आपके दिमाग में होता है, इतने ही क्वेश्चन हमने सही किए हैं, तो एक गलत क्वेश्चन में हम तुक्का नहीं मारेंगे, ऐसा। यस मैम। हुँ। ठीक है और कुछ मैम। पूछना था बता? नहीं मैम, सब क्लियर है। अब बस थोड़ा सा हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है। हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या हुआ? हाँ, हिस्ट्री में सर पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता, उनका हैंड राइटिंग में नहीं समझ में आता है। तो ये बात सर से बोल दो ना, क्योंकि जब बोल तक आप अपनी परेशानी टीचर के सामने नहीं रखेंगे तो दिक्कत ही होगी। हाँ, बोलते हैं उसके बाद। नहीं, नहीं देखो पहली बार जब भी कुछ पढ़ो ना तो नहीं समझ में आती है, उसी चीज़ को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 बार देखो, धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ मैम। हाँ, आप पहली बार में नहीं समझ सकते, कोई भी टॉपिक नहीं समझ सकते, यस मैम। है ना? तो 1 से 2 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा, सर को बोलो कि सर मुझे दिक्कत जा रही है, देखना सर पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, हुँ। थैंक यू मैम। ओके प्रियांशु, थैंक यू। सुजीत? अभिषेक? हाँ, सुजीत बताओ। हेलो। हाँ, सुजीत बताओ। नहीं, वैसे ऐसे ही कर दिए थे। बड़े खतरनाक हो यार। चलो अच्छा है, पढ़ो आराम से, है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है। राजा बाबू, नाम बहुत सही है आपका, राजा बाबू। किसे रखा था आपका नाम? नीरज? गुड़िया? नहीं, सहिस्ता, ओके। है मोर बारी है ना, चुप। हेलो। हाँ जी, सॉरी मैम, खेलने कोई बात लगी थी। बताओ। मुझे ना ये क्वेश्चन पूछना था हाँ, कि जैसे 4 से 7 बजे वाली यूट्यूब पे जो क्लास होती है, हाँ, हाँ। तो वो क्लास में मतलब केपी सर है ना, वो कल बोले थे क्या कि तुम लोग कॉपी लेकर के बैठ के तब लिखना, तो मैं कॉपी लेकर के बैठ के तब क्लास करेंगे। वो इसलिए बोले थे क्योंकि ना हम टीचर कई बार ऐसे फैक्ट बताते हैं जो आपको किताब में और इंटरनेट में बहुत रेयर मिलते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि कल वो कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाएँगे जो आपको लिखना अच्छा लगे, मतलब कि आप अगर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा। तो आपके ऊपर है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बाकी फिर छोड़ दीजिए। मैम एक चीज पूछना था, जैसे कि क्वेश्चन है और हाँ। मतलब आंसर पता रहता है, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, और मतलब जब सर बताते तब पता चलता है इसका तो आंसर ये होगा, हमको पता था। ऐसे मतलब क्वेश्चन ऐसा रहता है कि समझ क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, इसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नहीं समझ पाते। जी। तो इसीलिए तो टीचर होते हैं, टीचर से पूछा करिए कि सर ये क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा है तो इसको कैसे समझा जाए? अब यहाँ पे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन का एग्जांपल दो, आज कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो। जी मतलब इसमें तो समझ में आ रहा है, इसमें याद भी हो जाता है। हाँ। स्पेशली हमको दिक्कत ना, मतलब साइंस के क्लास में दिक्कत है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, एकदम भारी भारी वर्ड वर्ड उसका बहुत भारी लगता है मुझे। हाँ, ये दिक्कत है। मतलब कि वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आती हो, कहना क्या चाहते हो? इसीलिए यही जो ना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए ना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। जी मैडम, या पढ़ते फिर तो है। जब भी कोई वर्ड समझ में ना आए ना, सीधे गूगल पे सर्च करो कि इसका मतलब क्या है। अगर आप उस वर्ड को तुरंत सर्च करके देख लोगे, और जब भी जैसे हम लोग सिनोनिम एंटोनिम्स याद करते हैं ना, तो हमेशा एक टेक्निक अपनाना कि जो वर्ड लिखा हुआ है, तो वर्ड के लिखे होने के बाद उसको सर्च करो उसकी मीनिंग क्या है, और उसके आगे उस मीनिंग को लिख दो। कहीं पे अगर आप लिख देते हो ना, तो लिखने का बहुत बड़ा असर होता है, हमारा माइंड उसे तुरंत कैप्चर करता है, ठीक है? तो मतलब लिख लिया अगर वहीं पे, तो अगली बार जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रहा था, तो मेमोरी में रहेगा। मॉक टेस्ट में लगाती हूँ ना, तो मेरा मॉक टेस्ट में मुझे लगता है कि मुझे सब आता है,
और मेरा सारा क्वेश्चन सही होगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में यही होता है। 25 क्वेश्चन बनाती हूँ अगर रीजनिंग में तो 20 ही सही होते हैं। लगता है कि सब सही होगा, सारा मतलब 4-5 सब्जेक्ट है ना, सब में मुझे लगता है कि मेरा तो पूरा सही होगा, लेकिन नहीं होता है। इसीलिए रिवीजन करना पड़ता है ना। यही बात का मतलब बहुत तकलीफ होता है कि मतलब जानने के बावजूद जब मतलब कंफर्टेबल होके बैठते हैं तब गलत हो जाता है, तो ध्यान से एग्जाम करो, में क्या ऐसी होगा। कंडीशन में ना, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा करो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, मेरे को आंसर क्या देना है। हम लोग कई बार करते हैं कि अरे क्वेश्चन देखा आधी नजर में, हमको तो आता है, तुरंत ही आंसर कर दिए, है ना। इसी चक्कर से गलत हो पूरा जाता है। लगता है कि पढ़ो। आता है, लगता है कि मतलब हाँ बन जाएगा, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि ये गलत हो गया। तो रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन रिवीजन की बहुत जरूरत है। और जो टॉपिक अटक रहे हैं ना, उन टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ो, अटक के पढ़ो कि हाँ ये टॉपिक मेरा गलत हुआ था। इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, हमें टॉपिक की पहचान होती है कि किस टॉपिक पे हमारी कमांड कमजोर है। इससे कंफ्यूजन मतलब याद रहता है, समझ में आता है, एग्जाम देने के टाइम में लगता है क्या कंफ्यूज हो गई हूँ, ज्यादा ऐसा ज्यादा मतलब फील प्रैक्टिस होता है। करो और वो टॉपिक लिख के रख लो कि मुझे ये टॉपिक मेरे कमजोर है, मुझे इस पे मेहनत करनी है। मैडम मतलब रीजन जैसे कि आप करंट अफेयर पढ़ाते हैं और या वाईटी पे भी पढ़ाते हैं, तो मतलब ये वाला पढ़ाते तो मतलब समझ में सब कुछ आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि वाईटी पे पढ़ना जरूरी है। वाईटी पे मैंने पढ़ना वो फिर आपका एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा मेहनत है। अगर आप वहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा समझ लिए, यहाँ पे आके रिवीजन कर लिए, उसको और अच्छे से समझ लिए, तो हमेशा के लिए हो जाती है वो चीजें, ऐसा। थैंक यू, बस यही पूछना था, डर लगता है एग्जाम में पता नहीं क्या होगा। नहीं, मेहनत करो, रिवीजन करो और मॉक दो, रिवीजन करो, मॉक दो, और जो भी नया पढ़ते हो उसका रिवीजन करते रहो डेली, अच्छा होगा। हाँ, जो बस टॉपिक कमजोर है ना, कहीं पे लिख के उसके ऊपर जबरदस्ती मेहनत करो कि ये कमजोर क्यों है मेरा। ठीक है मैडम, पढ़ेंगे। और वैसे मैडम मतलब कितना देर तक पढ़ना चाहिए, जैसे कि क्लास 4-5 घंटे तो सिर्फ मतलब ऑनलाइन क्लास करती हूँ, और उसके अलावा मतलब 1-2 घंटा रिवीजन कर लेती हूँ, मतलब ये मैथ और रीजनिंग को छोड़ के सिर्फ पढ़ने में कितना नहीं नहीं मेहनत नहीं करना नहीं, चाहिए कि गलती कट मत जाएगा। करना। जब भी आपका सिलेक्शन होता है ना, तो सिलेक्शन कभी भी जीएस पढ़ के नहीं होता, हमेशा मैथ और रीजनिंग हमें चाहिए होती है। जब आपको हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, सिंपल सी बात होती है, सिलेक्शन का यही फंडा है। आपको सारे सब्जेक्ट, अगर आपके हाथ की कोई भी एक उंगली कट जाए, आप मुट्ठी नहीं बना सकते, है ना। तो हमेशा मैथ और रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और जीएस आपको रैंक दिलाता है। तो मैथ और रीजनिंग हमेशा फोकस में रखिए, ये आपको नंबर दिला के जाता है और फिक्स नंबर रहता है। यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कट सकते अगर आपको मैथ और रीजनिंग आता है तो मैथ और रीजनिंग कभी भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, है ना, दिक्कत होगी। मैथ और रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा ज्यादा। जी मैडम, लगाएंगे। हाँ, मैथ और रीजनिंग बहुत जरूरी है लगाना, ठीक है। मैम ओके। जैसे कि वाईटी पे मैथ और रीजनिंग दोनों करती हूँ वाईटी पे, वैसे तो मैं 1.0 की हूँ बैच की, तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो ही गया है। तो मैथ रीजनिंग वाईटी पे लगाती हूँ, तो इसके लिए मुझे मतलब अलग से बुक भी खरीदना पड़ेगा कि बुक से मतलब बैठ के बनाना है, ऐसा कुछ। तो आपके पास और तो एक्स्ट्रा जानते हैं बुक मैडम, होगी ना। ये ना ये हो जाता है ना प्रॉब्लम, मतलब वाईटी पे ऐसा होता है कि टाइम लगता है कम। मैं तो लेट से बनाती हूँ, स्लो स्लो सही बनाती हूँ, लेकिन लेट से बनाती हूँ। इस चक्कर से ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, और ऐसा होता है कि मैं उसमें लगता है कि ये मार्क्स मेरे फिक्स है, मुझे लगता है कि यही मुझे पीछे करवाएंगे। देखो, जब भी हम मैथ रीजनिंग लगाते हैं ना, तो मैथ और रीजनिंग का सबसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप उसके पीछे का जो रीजन है कि ये क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज हुई है, इस क्वेश्चन में ये पैटर्न यूज हुआ है, उसे समझो, अपने से पहले बनाने की कोशिश करो। जब आपको आंसर आना शुरू हो जाए, तो उसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, है ना। कहते हैं ना कि पहले पूरा थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद फिर उसमें शॉर्ट ट्रिक निकालो, और फिर कितना तेज कर सकते हैं हम उस क्वेश्चन का आंसर, कितनी जल्दी दे सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उस टाइम पे आप कितनी जल्दी किस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ये मायने रखता है ना। मैडम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था, मतलब सेंट्रल लेवल पे मैंने दिया था एग्जाम, और मैं वाईटी पे ही मतलब वाईफाई स्टडी कुछ ऐसा ही था, उस पे मैं पढ़ती थी, वाईटी पे फ्री में पढ़ती थी, मेरे पास रुपए नहीं थे। तो मैंने बहुत सारा तैयारी किया, मेरे सर ने भी बोला कि ऐसे ऐसे करना इंग्लिश में। जानती है मैडम, मेरा जब वो आया आंसर की जो आता है, वो मेरा आया ना, तो उसने मेरा गलत दिखाया। और सर जी ने सारा मतलब जैसे 2 बजे 3 बजे सारा का दिया हुआ था कि इसका ये आंसर होगा, सारा पीडीएफ
सर ने दिया था, उस हिसाब से मैंने देखा ना अपना, तो मेरा सारा सही था मैडम। मतलब सारे सब्जेक्ट में मेरे सही थे। मतलब मैथ में गलत हो गए थोड़े से, और जीके में भी थोड़ा सा गलत था, उस हिसाब से मेरा सारा सही था। लेकिन क्या हुआ, मेरा रिजल्ट हुआ ना, तो मेरा जो ना मतलब मैं फेल हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। सर गलत पढ़ाए या वो गलत था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गलत थी या सर ने मुझे गलत बताया। इसलिए मुझे डर लगता है ऑनलाइन से। मेरे साथ ऐसा हुआ है। नहीं, नहीं, नहीं। ये हुआ होगा कि जैसे आपने मैथ के 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन में 15 सही किए, ठीक? आपके रीजनिंग के हैं 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में आपने 10 सही किए और 13 सही किए। आपके जीएस के क्वेश्चन हैं आपके मान लो 20 उसमें भी, तो आपने उस 20 में से 18 सही किए, 2 गलत हो गया। और आपने ऐसे ही सिमिलर साइंस के साथ किया कि आपके 20 क्वेश्चन थे, आपने इतने सही किए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने छोड़े और गलत किए, उन क्वेश्चन को भी करने के बाद किसी की रैंक आई होगी ना, ऐसा हो जाता है। या फिर आपको लगता है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, लेकिन कहीं पे छोटी मिस्टेक हुई होगी, जिसके कारण से इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो गया, ऐसा हो जाता है। ये तो हम समझ गए कि मेरा क्वेश्चन गलत होगा, तो लेकिन जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, सेम टू सेम सब कुछ ऑप्शन वही था, सर जी ने वही पे टिक मारा था सब कुछ पे, फिर भी गलत हो गया। हमको समझ में नहीं आया क्या है। तो मेरे कहीं हस्बैंड न ने बोला कहीं क्या कि मतलब देखो, कहीं टीचर न ने कहीं गलत बताया है। हाँ, कहीं न तो कहीं वही बोला फ़ॉर्मूला मुझे। गलत हो गया होगा, सर का आंसर गलत आ गया होगा। मैथ का रहेगा तब ना फॉर्मूला गलत होगा। मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। इंग्लिश में ऐसा हुआ, मैथ का चलो, मैथ का मैंने माना कि मेरा गलत, सारा गलत हुआ। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में भी मेरा गलत हुआ, इंग्लिश में ही ज्यादा। जबकि इंग्लिश में मेरे 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 में मैंने 24 सही किया था सर के अकॉर्डिंग। और सर ने ओह! वो पीडीएफ भी दिया था ना, उसमें मेरा इतना सही था। और उसमें मैंने देखा कि मेरा जो ना सब गलत है, सिर्फ 4 सही है। और जानते हैं जब मतलब रिजल्ट जब शो हुआ, तो उसमें मार्क भी दिखाता है, मेरे बहुत कम मार्क आए। मुझे समझ में नहीं आया, और हो डर भी लगता है इसके सकता है अलावा, इसके गलती बाद कर से दी मुझे। होगी, सर ने कहीं पे गलती कर दी होगी। इसलिए मतलब डर लगता है ऑनलाइन क्लास से बहुत ज्यादा। और हम लोग बाहर में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, डर भी लगता है बहुत ज्यादा क्या होगा। ओके। तो एक काम इसलिए किया करो, जैसे क्वेश्चन है ना आपका, तो क्वेश्चन को गूगल पे भी एक बार डाल के सर्च करके देख लिया करो कि क्या इसका आंसर जो सर ने बताया वही सही है। ऐसा कुछ कुछ ही क्वेश्चन का जो आपको डाउटफुल लगे, सबका तो आप कर नहीं सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये डाउटफुल है, तो एक बार खुद से सर्च करके देख लिया करो, है ना? रीचेक ज़रूर करना चाहिए। विश्वास करके आई हूँ कि मतलब यहाँ पे वो नहीं होगा। बहुत दुख हुआ था, लगा था कि मैं पास हो जाऊंगी। मैंने सबको बोला इस बार मैं पास होके रहूंगी, लेकिन मतलब ये हो गया। कोई बात नहीं, और मेहनत करो, है ना? लेकिन थोड़ा-सा इससे हमें सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो एक बार रीचेक ज़रूर करना, ठीक है? अगली बार। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? खुर्शीद। साइसा। खुर्शीद। ओके, थैंक यू सो मच। जास्मीन, हैं आप? सुजीत? ओके, मंगल? प्रदीप? प्रदीप? फरा? गौतम? एमडी आबिद खान जी? प्रियंका? आयुष? कोई नहीं है। आयुष? हाँ आयुष, बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बोलना ये था कि मैम जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हाँ,
तो मैम क्या इससे मैम जेएसएससी और यूपी पुलिस का भी मैम कवर हो जाएगा, जीके जीएस? ये जीके जीएस नहीं है, ये आपका सिर्फ करंट अफेयर है। तो मैम आप स्टैटिक तो फिर पढ़ाएंगे ही ना? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो स्टैटिक मैम ऐसा सेक्शन है ना, करंट अफेयर स्टैटिक ऐसा सेक्शन है कि आपका ये ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आता है और ऐसा ही पूछा जाता है। तो मैम मेरे कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा लेवल का मैम उसमें नहीं ना आएगा? किसकी किसकी बात कर रहे थे आप? यूपी? मैम जेएसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ये तीनों मैम मैं भर चुका हूँ, देखो और बीएसएससी तो, एसएससी जीडी और आपका यूपी पुलिस, इसमें और कंफर्म है कि जेएसएससी। आपको हेल्प करेगा। उससे पहले जो आप जेएसएससी का बोले थे, झारखंड एसएससी का ना, यस मैम। झारखंड एसएससी का एक बार लेवल चेक करना पड़ेगा मुझे उसका आइडिया नहीं है, बताऊं सही बात। लेकिन एसएससी के एग्जाम में अगर है तो ये आपका हेल्प करेगा आपको, है ना। अब वो अलग बात है कि आपसे झारखंड विशेष ना पूछे। तो मैम उसके लिए तो मैम झारखंड का मैम कवर कर लेंगे, लेकिन और जो आएगा तो मैम इससे कवर हो जाएगा ना? पक्का 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 100%? 100%। थैंक यू मैम। चेक कर रहे थे बेटा, है ना। नहीं मैम, मैम सोचे मैम कहाँ अब एक जगह पढ़ रहे हैं मैम, बताइए मैम 8-6 घंटा मैम यहाँ लाइव क्लास करते हैं, यूट्यूब पे फिर 6 घंटा हो जाता है, खुद पढ़ते हैं 2 घंटा, 14 घंटा तो ऐसा ही टाइम पास हो रहा है। तो फिर टाइम पास और एक्स्ट्रा नहीं हो कहाँ, रहा है। तो मैम फिर और टाइम कहाँ से निकालेंगे? नहीं सही बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसी खबर हम छोड़ नहीं रहे हैं, सारे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना। तो कहो मैम कि इसलिए ना मैम आपसे, कोई छूटे तो छूटे, नहीं तो बाकी सारे कवर हैं, तो कहाँ से मैम छूटेगा। तो इसलिए ना मैम बोले कि जब आपसे कवर हो ही रहा है तो फिर दूसरा जगह क्यों दिमाग लगाना है? नहीं नहीं नहीं, मत वो यहीं से करिए। सब एग्जाम कवर कर लेंगे। करंट अफेयर आपका यही रहेगा, नहीं चेंज होगा, ओके मैम। है ना। यस मैम। अभी बाद में अगर नहीं पूछा तो ताने मारना, ठीक है, हम सुनेंगे। नो मैम ऐसा नहीं है मैम, कुछ तो अपना भी थोड़ा होना चाहिए ना। आप ही सही भी बात, पूरा डिपेंड रहेंगे तो फिर हो गया। हो गया। थोड़ा तो आगे पढ़ना होगा ना मैम। सही बात है। ओके चलिए ठीक है, और कुछ बात, कोई बात? नो मैम। ओके थैंक यू। थैंक यू। सादाब, प्रियंका, रोहित, रिजवाना। रिजवाना को मैं हर दिन वो करती हूँ, रिजवाना बात ही नहीं करती है, क्या बताएं। रिजवाना, नहीं है वो लड़की। ओके सॉरी एवरीवन, अब क्लास खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। चलो दूसरे सर की क्लास हम लोग 10 मिनट लेट करवा चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ओके चलो बाय। राजा बाबू आपका आपका वो माइक ओपन किया था, बोले ही नहीं, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।